नमस्कार दोस्तों, कथा कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रिश्तों की गहराई को मापने का कोई पैमाना बना होता तो हम सब अपने अपने रिश्तों को टेस्ट ट्यूब में डालकर उसका परीक्षण निरीक्षण करते और फाइनली एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाकर अपने प्यारों को प्लेटर में सर्व करते। मगर ये ज़िंदगी है, ये रिश्ते हैं, ये तो पूरी लाइफ ट्रायल एंड एरर पर ही चलते हैं और वक्त के साथ जो भी हाथ आता है उसी में संपूर्णता को तलाशते हैं। रिश्तों के इसी कश्मकश के ताने बाने में गुथी हमारी आज की कहानी हिंदी और गुजराती भाषा के जाने माने कवि, कथाकार, रचनाकार और विश्वगाथा पत्रिका के संपादक श्री पंकज त्रिवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी का नाम है गुलाबड़ी। आइए सुनते हैं। गोधूली का समय बीत गया। गांव के राम जी मंदिर में आरती भी हो गई। जाड़े का मौसम था। छोटे से गांव के लोग अपने अपने घरों में चैन से सो चुके थे। पशु पक्षी भी सिकुड़कर अपने आशियानों में या जहाँ कहीं जगह मिली ठिठुरते थे। गलियों में कुत्ते भी किसी के घर, दहली के आसपास या बैलगाड़ी के नीचे एक दूजे के समीप बैठ गए थे। सारी गलियाँ सुनसान थी। चमन भी सिकुड़कर सो गया था। उसकी एक बेटी और बेटा। छोर पर चमन की पत्नी सो रही थी। नाम गुलाबड़ी। गहन अंधकार भरी शांति में गुलाबड़ी ने सोचा कि अब चमन सो गया होगा। वह धीरे से उठ खड़ी हुई। अंधेरे के कारण आंखें फाड़कर चमन की ओर देखा। कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। कोई हलचल महसूस नहीं हुई। गुलाबड़ी ने अपने कोमल हाथों से दरवाजे की साकल खोल दी। हल्का सा प्रकाश फैल गया उस छोटी सी कोठरी में। उसी उजास में गुलाबड़ी ने फिर से चमन की ओर देखा। चमन अब भी सिकुड़कर ही सोया हुआ था। गुलाबड़ी दबे पांव बाहर निकली और चुपके से दरवाजे को बंद कर दिया। कुछ पल और बीत गए। चमन ने अपनी ओढ़ी हुई चद्दर हटाकर देखा। पास में सोई हुई संतानों को ठीक से उठाकर उनके माथे पर प्यार से हाथ फिराया। उसके बाद वह खुद करवट बदलकर खुली आंखों से सोता रहा। जीर्ण हुई चद्दर में से उसकी आंखें चमक रही थीं। ओढ़ी हुई चद्दर में ही उसने नजरें घुमाई। अंधेरे में देखने के लिए उसकी आंखें अभ्यस्त हो गई थीं। छेद के कारण चद्दर में कहीं उजास बारीकी से प्रवेश कर रहा था। चमन सोचने लगा। छेद से दिखता उजास मानो काले बादलों के बीच से उभरते चांद जैसा लगने लगा। चमन सोचने लगा, जीवन भी इस चंद्रमा जैसा ही है ना, कभी सुख के दिन और कभी दुख के बादल, अन्यथा अमावस कैसी। चंद्र बेचारा व्याकुल रहे अपना सर्वस्व लुटाने के लिए, मगर सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलता। लुटाने के लिए हृदय में भावनाओं की नमी चाहिए। चमन ने अपना हाथ पेट पर फिराया और फिर अब वह दोनों पैरों के बीच में हाथ दबाकर सिकुड़कर इस तरह सो गया मानो सृष्टि पर अपना अस्तित्व किसी की नज़रों में ना आ जाए। चमन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसका बाप कारखाने में नौकरी करता था, मगर विरासत में मिली ज़मीन के कारण उसे हम आर्थिक रूप से सुखी कह सकते हैं। चमन की शादी गुलाबड़ी के साथ होने के बाद कुछ बात नहीं बनी। गुलाबड़ी नए ज़माने के विचारों में जी रही थी। उसके शौक़, बोलचाल और वह देखने में ठीक ठाक थी। चमन भी थोड़ा बहुत कमाता था। शादी को 3 वर्ष होने के बाद भी कोई संतान न हुई। चमन ने सोचा कि अब क्या करे। गुलाबड़ी को लेकर वह कई डॉक्टरों के पास भी गया। अंत में एक ही बात स्पष्ट हुई कि चमन की शारीरिक कमी के कारण कुछ नहीं हो पाता। चमन ने राहत की सांस ली। मन का वहम चला गया, मगर गुलाबड़ी का मन नहीं मानता था।
वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी। इसी कारण से उसका मन कहीं नहीं लगता था। फिर तो घर में लड़ाई झगड़ा होना भी लाजमी था। आखिरकार चमन के माँ बाप ने उसे अलग कर दिया। शुरुआत में चमन को अच्छा नहीं लगा, मगर दूसरा कोई विकल्प भी न था। अब पूरा घर स्वतंत्रता से संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ी तो चमन की तनख्वाह छोटी लगने लगी। आखिर गुलाबड़ी ने दूसरों के घरों का काम शुरू किया। इस तरह दाम्पत्य जीवन की गाड़ी के दोनों पहिए दौड़ने लगे। 1 साल बीत गया। चमन बाप बन गया। सभी को खुशी थी। चमन को कम बोलने की आदत थी, कभी मन ही मन मुस्कुरा देता। उसकी खुशी कभी गुलाबड़ी के चेहरे की तरह खिली नहीं थी, मगर गुलाबड़ी तो सुगंध की तरह यहाँ वहाँ महक रही थी। चमन का शरीर बहुत ही दुबला सा था, देखने में भी अति सामान्य, और बुद्धि के बारे में कभी सोचा भी न था। इसीलिए लोग उसे हमेशा बेचारा ही कहते। चमन अपनी मर्यादाओं को खूब समझता था, इसलिए कभी किसी से कोई प्रतिकार ही नहीं किया। गुलाबड़ी की देह पतली ज़रूर थी, मगर उसके अंदर ताजगी भरपूर थी। उसके शरीर का गठन, आँखों के इशारे और लटके झटके किसी भी मर्द को नचाने के लिए पर्याप्त थे। उसका जन्मजात रंगीला स्वभाव भी एक कारण था। वह जहाँ भी जाती कुछ न कुछ बोलती ही रहती, अलग अलग घरों में काम करती। वह मालकिनों से बहुत कुछ सीखती। धनवान घरों की महिलाओं जैसा जीवन जीने के सपनों को आंखों में सजाती। सभी मालकिनें भी उसे प्यार से रखती। गुलाबड़ी ने बहुत ही कम समय में भद्र और धनवान लोगों की नब्ज परख ली थी। यही कारण था कि अब किसी भी सेठानी का गुलाबड़ी के बिना काम नहीं चलता। बड़े घर की बड़ी बड़ी बातें अब गुलाबड़ी के पेट में उतर चुकी थीं। ऐसे ही उसकी मौज शौक को पोषण मिलता रहा। गुलाबड़ी के रूप से लेकर उसके कपड़े और व्यवहार में भी बड़ा फर्क आ गया था। शाम को जब भी वह घर लौटती तब चमन को उसी स्थिति में देखती। पूरे दिन का आनंद घर में आकर मिट्टी का ढेर हो जाता। गुलाबड़ी मौन हो जाती। चमन वही पुरानी साइकिल लेकर कारखाने जाता। गुलाबड़ी के हुक्म अनुसार घर की चीज़ें ले आता, खाता और फिर सिकुड़ कर सो जाता। उसके जीवन में ना कोई काम था, ना कोई शौक। गुलाबड़ी चाहती थी कि कभी तो चमन गुस्से से ऊंचे स्वर में हुक्म करे, गुलाबड़ी उसे ऊंचे स्वर में ही ना कह दे और चमन का मर्दाना गुस्सा 7वें आसमान को छू ले। कब आएगा ऐसा दिन? गुलाबड़ी किसके घर काम करती, कितने रुपए कमाती, ये भी चमन नहीं पूछता था। यूँ कहो कि उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। फिर भी गुलाबड़ी 3 संतानों की माँ बन गई। चमन हमेशा की तरह शांत था। उसमें ना कोई रोमांच था, ना जुगुप्सा। यह सारी बातें अब चमन के अलावा लोग भी जान गए थे। सभी चाहते कि गुलाबड़ी हमारे घर काम करे, मगर वह भी चतुर हो गई थी अब तो, इसलिए अपनी पसंद के 4-5 घरों में ही जाती। गुलाबड़ी के द्वारा सौंपे गए कामों में अगर चमन से कोई गलती हो जाए तो उसे सरेआम पीटने से कोई रोक नहीं सकता था। चमन चुपचाप खड़ा रहता। एक बार गुलाबड़ी और चमन के बीच झगड़ा हो गया और वह घर छोड़कर चली गई। उसके बाद चमन को पता चला कि गुलाबड़ी को एक प्रेमी भी है। वह हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार उससे मिलती, मगर बड़े बड़े घरों में काम करने से उसे अब प्रेमी की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन बड़े घरों में ही उसने अपने प्रेमी पाल रखे थे। इसीलिए तो वह बहुत बन ठन कर रहा करती थी। यह सब कुछ जानकर चमन सहमा हुआ सा था। उसे याद आया कि कई सालों से उसे सिकुड़ कर सोने की आदत है। दिन गुजरते गए। कुछ भी हो, मगर चमन को गुलाबड़ी के बगैर सुकून नहीं था।
उसकी गैर मौजूदगी उसे चुभती थी। जैसी भी थी, चमन सच में उसे चाहने लगा था। वो पति तो था, मगर अब प्रेमी के रूप में उभर आया। वो जाकर गुलाबड़ी से मिला, उसे घर लौटने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। शुरू में तो गुलाबड़ी ने मना कर दिया, बातों बातों में चमन को एक थप्पड़ भी जड़ दिया। फिर भी वो रोता हुआ उसके सामने खड़ा ही रहा। आखिर गुलाबड़ी घर लौट आई। दोनों एक ही कोठरी में रहने लगे। खिले हुए पुष्प की खुशबू की तरह गुलाबड़ी भी एक घर से दूसरा यूं महकती रहती। अब तो चमन ने भी उस बात का स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वह दिल से गुलाबड़ी को चाहता था। एक बार किसी भावुक मालकिन ने चमन को देखा था, फिर गुलाबड़ी से ही पूछा था कि तुम इतनी उड़ती फिरती क्यों हो। तब गुलाबड़ी ने कहा था, चमन अच्छा इंसान है, मैं जैसे रखती हूँ वैसे ही रहता है, मगर मेरे और उसके संबंध अंधकार जैसे हैं। इसीलिए तो अंधकार के संबंध दिन दहाड़े प्रकट हो जाते हैं। यह बात सुनकर मालकिन की आंखों में आंसू टपक पड़े। उसे देखकर गुलाबड़ी बोली, सेठानी जी, आप क्यों रोने लगी? तब सेठानी का जवाब था, इंसान फूल की महक को महसूस कर सके, खुशी से सुख में रह सके, मगर खुद की महक के बारे में कभी सोचा है? एक दिन चमन कारखाने में उदास बैठा था। तभी उसके मालिक कामगारों के निरीक्षण के लिए निकले। उन्होंने चमन के सूखे चेहरे को देखा। सूखे हुए तालाब की मिट्टी में हुई दरारों सी रेखाएं अंकित थी उसके चेहरे पर। उसका शरीर देखकर मालिक को दया आई। उन्होंने सोचा कि यह आदमी मजदूरी का काम नहीं कर सकता और पुराना कर्मचारी है, परिवार भी होगा, इसे मुक्त करना ठीक नहीं। उन्होंने तुरंत चमन को अपने ऑफिस में चपरासी का काम सौंप दिया। वहाँ कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता। चमन के मन की कमज़ोरी ने ही उसके शरीर को पिघला दिया था। वह मालिक के चेंबर के बाहर छोटे से टेबल पर बैठा रहता। मालिक की निजी सेक्रेटरी की फुर्ती देखकर उसे गुलाबड़ी याद आ जाती। चमन ने सोचा कि ज़िंदगी की दौड़ में गुलाबड़ी आगे निकल चुकी है। अब तो मानो पूरा चमन ही उजड़ गया है, सूख गया है। मगर उसी चमन से पनपी हुई गुलाबड़ी की सुगंध तो कब की हवा के साथ उड़ गई थी। चमन जड़वत हो गया। गुलाबड़ी के आसपास के लोग उसकी मादक सुगंध के नशे में डूब रहे थे, जिसके कारण ही चमन जी रहा था। अब चमन के भीतर का गीलापन सूख गया था और अब तो चमन उजड़ने भी लगा है। दोस्तों, ऐसी खूबसूरत कहानी के साथ हसन अब्बास रज़ा जी का लिखा एक शेर याद आ गया। न आरजुओं का चांद चमका, न कुर्बतों के गुलाब महके। न आरजुओं का चांद चमका, न कुर्बतों के गुलाब महके। न हिजरतों का अजाब सहते हुए मुसाफिर घर को लौटे। दोस्तों, किसी का हाथ थाम के हम रिश्तों के सफ़र को शुरू तो कर देते हैं, मगर वक्त के साथ ये सफ़र हमें कहाँ का कहाँ पहुँचा देता है, ये तो वक्त ही तय करता है। फिर ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा या कभी किसी मोड़ पर मुड़कर अपना रूप बदल देगा, इसका फैसला भी वक्त पर ही छोड़ना बेहतर है। इसी बेहद संवेदनशील और खूबसूरत कहानी के साथ आज विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ खूबसूरत किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।